हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अपने पाचन तंत्र के अंदर आमाशय देख लिया है। ठीक है, मुख गुहा से पाचन तंत्र की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई थी और आमाशय तक अपने पहुंच गए हैं। ठीक है, आमाशय से आगे बात करेंगे कि पाचन की प्रक्रिया जो है वो आगे कहाँ पर समाप्त होती है। अपने बात कर चुके हैं कि मुख से जो अपना पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुख से स्टार्ट हुआ था। मुख से पाचन से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और मुख के अंदर किसका पाचन हो गया था, स्टार्च। मुख के अंदर पाचन किसका हो गया था, स्टार्च, जिसको क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट और मंड या स्टार्च का पाचन जो है वो आंशिक रूप से हो जाता है। ठीक है, मैंने वहां पे क्या बताया था कि पूर्ण रूप से नहीं होता है, आंशिक रूप से हो जाता है। वो भी आंशिक रूप से कब होगा, जब अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा के खाएंगे तो आंशिक रूप से मुख के अंदर क्या होगा, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अपने बात की थी कि लार के अंदर लाइसोजाइम होता है जो जीवाणु को मार देता है। ठीक है, और उसके बाद में पढ़ा था अमाशय। अमाशय के अंदर मैंने बताया था कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को कार्डिक भाग बोलते हैं, मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं, फंडस भाग बोलते हैं, और लास्ट वाले भाग को क्या बोलते हैं, पाइरोल भाग बोलते हैं। ठीक है, इनकी बात कर चुके थे, एचसीएल के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, अब अमाशय क्या करता है, जैसे ही भोजन आता है बोल्स के रूप में तो अमाशय क्या करता है, कर्मा कुंचन करने का काम करता है। अमाशय का काम करता है, कर्मा कुंचन करता है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है, अमाशय करता है कर्मा कुंचन। अब कर्मा कुंचन क्या होता है, कर्मा कुंचन जो होता है इसका मतलब होता है कि अमाशय जो होता है वो थैली जैसी संरचना है। ठीक है, वो जोर जोर से अपने आप में हिलता है। ठीक है, ऊपर में लेयर, क्रमबंध क्या करता है, लेयर से हिलता है, स्पीड से हिलता है। तो क्या होता है, जो भी अपने बोलस खाना जो बड़े बड़े खाए हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, पीस देगा, उसको बदल देगा काइम के अंदर। किसके अंदर बदल देगा, काइम के अंदर बदल देगा। अपने जो भोजन खाते हैं वो खाते हैं बोल्स के रूप में। किसके रूप में खाते हैं, बोल्स के रूप में खाते हैं, या बोल्स पूरा लिख दे, बोल्स के रूप में खाते हैं। ठीक है, भोजन आगे जाके किस में बदल जाता है, काइम के अंदर बदल जाता है। किस में बदलेगा, काइम के अंदर। काइम क्या है, अरे काइम जैसे मान लो अपने को वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उस दौरान क्या होता है, अपने जो उल्टी बार आती है वो एक प्रकार का काइम है। उसके अंदर म्यूकस है, सारे एंजाइम है, वो सारा कुछ मिश्रित हो जाए। तो अमाशय के अंदर जितना भी फूड मटेरियल पड़ा है वो अपने आप में क्या है, काइम है। ठीक है, और बोलस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार अपने खाना खा रहे होते हैं, कंकड़ पत्थर आ जाता है तो मुंह से बाहर निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, बोलस, यानी बोल के समान हो जाता है। भोजन जो है वो लार के कारण चिपचिपा होकर बोल के समान बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। काइम क्या है, अमाशय के अंदर जाने के बाद में भोजन के अंदर सभी प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं और पूरा पतला हो जाता है, रायते के रूप में हो जाता है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। अमाशय की बात कर चुके थे। जैसे ही भोजन अमाशय से बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे ही भोजन अमाशय से बाहर निकलता है तो भोजन जो है कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि अमाशय के अंदर, इस वाले भाग के अंदर क्या उसके अंदर आया था, HCl आया था। भोजन जो है अमाशय के अंदर किस प्रकार का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और कर्मा कुंचन एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। कर्मा कुंचन क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। और साइंस के अंदर, मैंने बायोलॉजी के अंदर पहले ही बताया था कि जहां पे भी सक्रिय और निष्क्रिय की बात होगी तो उसका मतलब क्या है, जिस वर्ड के लिए सक्रिय वर्ड यूज किया जाएगा जिस चीज के लिए, तो वहां पे मतलब यह है कि एनर्जी लग रही है, वहां पे क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है। यानी शरीर को कर्मा कुंचन करने के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए शरीर को खुद की एनर्जी एक बार लगानी पड़ती है। तो क्या होता है कि भोजन बॉडी के अंदर पचता है। ठीक है, अपने आहार नाल के अंदर भोजन कब पचेगा, जब अपने क्या करेंगे, खुद की शरीर की एनर्जी एक बार किसको देंगे, अमाशय को और सभी अंगों को देंगे, तब जाके सक्रिय कर्मा कुंचन होगा और क्या होगा, भोजन पचेगा। सक्रिय का मतलब हो गया अपने एटीपी यहाँ पे क्या होंगे, खर्च होंगे। एटीपी क्या होंगे, एटीपी क्या होती है, अपनी ऊर्जा मुद्रा होती है, सेल कॉइन होती है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अपने एटीपी जो होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे खर्च होंगे। अब मान लो अपने भोजन खाया है, ठीक है, आप लोगों ने ये जरूर फील किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद में क्या आती है, नींद आती है। ठीक है, अगर मान लो अपने दोपहर में खाना खाते हैं, सुबह भी खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में एक अपने अंदर सुस्ती आती है, आलस सा चढ़ता है, जिससे अपने को नींद आती है। वो नींद क्यों आती है, नींद आने का रीजन यही है कि अपने खाना कब खाते हैं, जब अपने को भूख लगती है, यानी शरीर के अंदर ऊर्जा कम होगी। शरीर के अंदर ऊर्जा कम होगी तो अपने क्या करेंगे, खाना खाएंगे। अब उस ऊर्जा को, पहले से ही शरीर के अंदर ऊर्जा कम है और ऊपर से अपने क्या कर लिया है, खाना खाया है, तो खाना खाने के लिए भी शरीर को क्या देनी पड़ेगी, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। किसको, अमाशय को। और क्योंकि अमाशय कर्मा कुंचन करता है तो एक प्रकार की पाचन की प्रक्रिया जो है एक प्रकार की सक्रिय प्रक्रिया है। पाचन की प्रक्रिया क्या है, सक्रिय प्रक्रिया। तो सक्रिय प्रक्रिया के अंदर पहले से ही एटीपी शरीर के अंदर कम है और ऊपर से किसको देने पड़ रहे हैं, पाचन की प्रक्रिया को देने पड़ रहे हैं। तो एनर्जी जो है वो पूरी तरह से हार्श होती है, बॉडी के अंदर एनर्जी का पावर पहले ही कम है और अपने पाचन खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में एनर्जी जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो अपने ब्रेन जो है वो पूरी तरह रिलैक्स फील करता है और अपने को नींद आती है, ताकि अपने और कामों के अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। लगभग आधा घंटे तक या 15 मिनट तक क्या करें, रिलैक्स करें, जिससे क्या होगा कि पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी
और पाचन की प्रक्रिया से जो भी एनर्जी बनेगी वो अपने वापस काम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या आती है, खाना खाने के जस्ट बाद में नींद आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से ही एनर्जी कम है और अपने क्या कर रहे हैं, खाना खा लिया तो पचाने के लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जैसे ही भोजन कहाँ से निकलेगा, अमाशय से निकलेगा। तो अपने को पता है कि अमाशय के अंदर भोजन जो हो रखा है वो कैसा हो रखा है, अम्लीय हो रखा है। अमाशय के अंदर भोजन कैसा हो रखा है, अम्लीय हो रखा है। और अम्लीय जैसे ही हो रखा है तो अमाशय किसमें खुलता है, छोटी आंत के अंदर। और इस छोटी आंत के भाग को अपने क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। इस छोटी आंत के भाग को क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। अब ये ग्रहणी वाला भाग छोटी आंत का हिस्सा है। ठीक है, जैसे ही भोजन ग्रहणी में आएगा तो भाई छोटी आंत तो काम करना बंद कर देगी। छोटी आंत जो है वो बोलती है कि मेरे को तो अम्लीय भोजन जो है वो शूट नहीं करता, मैं तो अम्लीय भोजन का अवशोषण नहीं करती। ठीक है, अब छोटी आंत के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। छोटी आंत तो बदल चुकी है, क्योंकि इसकी फरमाइश तो अलग है। ये तो बोल रहा है कि मेरे को अम्लीय भोजन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो कैसा भोजन चाहिए, क्षारीय भोजन चाहिए। या कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। या तो भोजन को कैसा कर दो, क्षारीय कर दो, या मेरे लिए क्या कर दो, भोजन को उदासीन कर दो। कौन बोल रही है, छोटी आंत बोल रही है, क्योंकि छोटी आंत जो है वो अम्लीय भोजन को नहीं पचा सकती, इसकी अलग डिमांड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अम्लीय भोजन जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करता है तो अपने पढ़ा है कि लीवर जो है अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर जो होता है वो क्या करता है, पित्त वर्ण को, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त वर्ण या पित्त रस का क्या करता है, लीवर निर्माण करता है। अब पित्त रस का निर्माण करता है और पित्त रस कहाँ पे स्टोर रहता है, पित्ताशय के अंदर स्टोर रहता है। पित्त रस कहाँ पे स्टोर रहता है, पित्ताशय के अंदर। ठीक है, पित्त रस कहाँ पे स्टोर रहेगा, पित्ताशय के अंदर स्टोर रहता है। और पित्त रस जो है वो कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ है। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ है। मैंने ग्रंथियों के अंदर पूरी तरह से पित्त रस के बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो पित्त रस क्षारीय पदार्थ है। अब पित्त रस जैसे ही यहाँ से भोजन अमाशय से छोटी आंत की ओर बढ़ता है तो क्या होता है कि पित्त रस क्या छोड़ देता है, यकृत जो है वो क्या छोड़ देगा, पित्त रस का स्त्रावण कर देगा। अब पित्त रस क्षारीय है और ये इधर से क्या आ जाएगा, अम्लीय आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में भोजन की प्रकृति जो होती है वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। अगर मैं पित्त रस की बात करूँ तो पित्त रस का पीएच जो होता है वो कितना होता है, पित्त रस का पीएच होता है लगभग 8 होता है। पित्त रस का पीएच कितना होता है, पीएच मान इसका 8 होता है, यानी अत्यधिक क्षारीय है। तो भोजन को कैसा कर देगा, न्यूट्रल और हल्का क्षारीय कर देगा। न्यूट्रल कर देगा, कैसा कर देगा, हल्का क्षारीय कर देगा। हल्का क्षारीय कर देगा तो आगे क्या है, अग्नाशय। जस्ट इसी के पास में क्या जुड़ा हुआ है, अग्नाशय जुड़ा हुआ है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज ग्रंथि। और पैंक्रियाज ग्रंथि क्या करती है, कुछ एंजाइम का स्त्रावण करती है। हार्मोन के अंदर मैंने इसके हार्मोन पढ़ाए थे और इसके एंजाइमों के भी बारे में बताया था। आपको याद आ रहा हो तो लेट करके मैंने एंजाइम बताए थे किसके, अग्नाशय ग्रंथि के। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि का मैंने एंजाइम ट्रिक बताई थी, लेट। ठीक है, और लेट के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, 3 प्रकार के एंजाइम आते हैं इसके अंदर। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो है लाइपेज। पहला एंजाइम कौन सा है, लाइपेज एंजाइम। दूसरा कौन सा है, अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज। ठीक है, ये अमाइलेज एंजाइम। अगला कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये 3 प्रकार के एंजाइम जो होता है वो कौन करती है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम है। ये क्या है, पाचक एंजाइम है। हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है, और ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन के बारे में पूरी तरह से बता चुका हूँ। हार्मोन के अंदर, हार्मोन ग्रंथियों के अंदर बताया था। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो पाचन ग्रंथियां जो भी पाचक एंजाइम स्रावित करती है उसकी बात करेंगे। तो 3 प्रकार के अग्नाशय के द्वारा क्या किए जाते हैं, हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अब लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा, या अपने इसको क्या बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, फैट बोल सकते हैं। ये भी अपनी क्या हो जाएगी, फैट। यानी जितने भी घी, तेल, फूड मटेरियल के अंदर अपने खाते हैं उन सभी का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और लाइपेज एंजाइम किस में पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम का स्रावण करता है अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि। और लाइपेज क्या करता है, वसा, फैट या लिपिड का पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अमाइलेज की। ठीक है सर, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च या आपने क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या मंड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं चोकर। ठीक है, चोकर समझ रहे हो। तो सर अभी तो आप बोल रहे हो स्टार्च का पाचन यहाँ पे हुआ है, और पीछे आपने समझाया है कि स्टार्च का पाचन तो मुख के अंदर हो जाता है लार की सहायता से। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। तो मुख के अंदर अगर अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा के खा रहे हैं तो पाचन जो है वो पूर्ण रूप से मुख के अंदर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता। फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि भोजन का पाचन जो है मुख के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड का पाचन जो है वो मुख के अंदर आंशिक रूप से होता है। और आंशिक का मतलब होता है कम, यानी जल्दबाजी के अंदर जितना भी अपने कम मात्रा के अंदर चबाया है भोजन को, कुछ मात्रा में स्टार्च का पाचन मुख के अंदर होता है। लेकिन जो भी मान लो पाचन नहीं हुआ, जो भी मटेरियल बच गया है, उसका पाचन अब कहाँ पे होगा, उसका पाचन होगा छोटी आंत के अंदर। कहाँ पे होगा उसका पाचन, छोटी आंत के अंदर होगा। ठीक है सर, छोटी आंत के अंदर हो गया। तो यहाँ पे जो भी स्टार्च बच जाती है
ठीक है, उसका पाचन अमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण कौन करता है? अग्नाशय ग्रंथि करती है। अगला जो इसका एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम। यह क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। ये क्या करता है? पेप्टोन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में। पेप्टाइड, ठीक है, ये पेप्टोन को किस में बदलेगा? पेप्टाइड में बदलेगा। यानी पेप्टोन, पेप्टाइड, ये किसके घटक हैं? ये प्रोटीन के घटक हैं। ये सभी किसके घटक हैं? प्रोटीन के घटक हैं। ठीक है भाई, प्रोटीन के घटक हैं। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता? अमाशय के अंदर हुआ था। कल वाले क्लास के अंदर मैंने अमाशय पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने बताया कि अमाशय के अंदर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। अब अमाशय के अंदर एक एंजाइम आया था पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के अणुओं को पेप्टोन में तोड़ देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के अणुओं को किस में तोड़ देगा? पेप्टोन में तोड़ देगा। और अब ये क्या करेगा? ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा। पेप्टोन को किस में बदल देगा? पेप्टाइड में बदल देगा। यानी दो प्रकार के एंजाइम जो है वो मुख्य रूप से काम में आ रहे हैं। कौन कौन सा एंजाइम काम में आ रहे हैं? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन का पाचन अमाशय के अंदर होता है, कुछ मात्रा के अंदर। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? कुछ मात्रा के अंदर, अमाशय के अंदर होता है। ठीक है, या ये मानो कि पूर्ण रूप से अमाशय के अंदर हो जाता है। लेकिन प्रोटीन के जो पेप्टोन टूटते हैं किस एंजाइम के माध्यम से? पेप्सिन के माध्यम से। वो पेप्टोन को आगे कौन तोड़ता है? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर पेप्टोन को आगे तोड़ता है ट्रिप्सिन एंजाइम। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा और प्रोटीन इसका घटक है। ठीक है, और ये आगे किस में बदल जाएंगे? अमीनो एसिड के अंदर बदल जाएंगे। और अमीनो एसिड के बदलने के बाद में जो पाचन की प्रक्रिया है प्रोटीन की, वो समाप्त हो जाएगी। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन जो है वो स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, लाइपेज के बारे में वापस बता रहा हूँ। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है, या इसी को बोलते हैं फैट का पाचन करता है। उसी प्रकार से बात करें अमाइलेज एंजाइम की, अमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। जो भी स्टार्च का पाचन मुख के अंदर नहीं हुआ है उसका पाचन अब कहाँ पे होगा? उसका पाचन अब होगा छोटी आंत के अंदर। कौन से एंजाइम के माध्यम से? अमाइलेज के माध्यम से। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन का पाचन अमाशय के अंदर आंशिक रूप से हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, पेप्टोन जो है उसको बदलता है ट्रिप्सिन किसमें? पेप्टाइड के अंदर। और पेप्टाइड क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन के छोटे अणु हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो बात होगी अग्नाशय की। अब और एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि अग्नाशय ग्रंथि जो है इसको क्या पता चल रहा है? ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि को क्या पता चल रहा है कि अब अपने को क्या करना है कि एंजाइम का स्रावण करना है। देखो भाई, जैसे ही भोजन आया अमाशय से, जैसे ही भोजन किसमें आएगा? छोटी आंत के अंदर आएगा। तो अमाशय को क्या पता चला कि भोजन अब आ रहा है और अपने को क्या करना है? एंजाइम स्रावण करने। तो एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? हार्मोन मान सकते हो या एंजाइम मान सकते हो, जिसका नाम है सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन एक एंजाइम है, हार्मोन है। ठीक है, तो सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? यहाँ से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? छोटी जो आंत है वहाँ से निकलेगा। और क्या करेगा? सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा? अग्नाशय को सूचना कर देगा कि भैया अब क्या कर दो? एंजाइमों का स्रावण कर दो। तो आपसे पूछ ले कि पाचन की प्रक्रिया के दौरान अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला या अग्नाशय ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो एंजाइम रिलीज करने के लिए जो हार्मोन उत्तेजित करता है वो कौन सा हार्मोन है? तो सिक्रेटिन हार्मोन है। और मैं बता दूं कि सिक्रेटिन जो है वो सर्वप्रथम खोजा गया था हार्मोन है। ठीक है, कहाँ से निकलेगा? छोटी आंत से निकलेगा। क्या बोलेगा अग्नाशय को कि अब क्या कर दिया जाए? अग्नाशय से क्या बोलेगा कि अब क्या कर दिया जाए? एंजाइमों का स्रावण कर दिया जाए। भोजन जो है वो छोटी आंत के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लोगे। किसके बारे में? सिक्रेटिन के बारे में। ये होगी बात किसकी? अग्नाशय ग्रंथि की। और पित्ताशय के बारे में मैंने बता दिया कि हल्का ग्रीन कलर का इसके अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। अगर कई बार मान लो गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर पथरी वगैरह पड़ जाती है तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको काट के बाहर निकाल देते हैं डॉक्टर, क्योंकि बनाने का काम तो किसका है? लीवर का है। बनाने का काम लीवर का है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ऑपरेशन के माध्यम से और कोई थैली जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम चल सकता है। कई ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर पित्ताशय को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस व्यक्ति पे एक ही प्रभाव पड़ेगा। अगर अपने मान लो ऑपरेशन की सहायता से यहाँ पे ये थैली नहीं जोड़ेंगे तो लगातार जो पित्ताशय बनेगा, पित्तरस बनेगा, वो लगातार चलता रहेगा। अगर भोजन खा रहे हो तो भी वेस्ट जाता रहेगा, नलिका के अंदर जाता रहेगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। अब बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। आगे की प्रोसेस जो है वो क्या रहती है? आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। यहाँ तक का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? डियोडिनम कहलाता है। क्या कहलाता है? डियोडिनम कहलाता है। डी से लिख रहा हूँ। यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है?
अंदर का यहाँ तक का हिस्सा वो कहलाता है जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम कहलाता है। और लास्ट वाला यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इलियम। ठीक है, ये आई से लिख देता हूँ। ठीक है, ये इलियम कहलाता है। ठीक है, तो पाचन की मुख्य प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है? छोटी आंत के अंदर होती है। या अपने क्वेश्चन करते हैं कि पाचन जो है वो कहाँ पे होता है, तो पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। पाचन की सारी प्रक्रिया, या अपने ये बोल देंगे अवशोषण कहाँ पे होता है? पाचन और अवशोषण का काम कौन करती है? छोटी आंत करती है। और छोटी आंत का भी कौन सा भाग करता है? छोटी आंत का भी कौन सा भाग करता है? पाचन प्लस अवशोषण। ठीक है, अवशोषण खाने गया, पाचन प्लस अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करती है। और छोटी आंत का भी कौन सा भाग करता है? इलियम वाला भाग करता है। इलियम वाला भाग क्यों करता है? अगर मैं बात करूं इसकी संरचना, अगर अपने बड़ी बड़ी बना के देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये मान लो मैंने क्या किया, छोटी आंत को जूम किया है। छोटी आंत को जूम करने पे अपने को क्या नजर आएंगे? इसके अंदर छोटे छोटे उंगली में इस प्रकार के आंत के अंदर प्रवर्ध नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? प्रवर्ध नजर आते हैं। दोनों साइडों में इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे उंगली नुमा तंतु पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं। और इन तंतुओं को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। अब विलाई के अंदर क्या होती है? ब्लड की छोटी छोटी सेल्स होती है। इस प्रकार से रक्त नलिकाएं इसके अंदर से गुजरी हुई होती हैं। ठीक है, तो विलाई जो होती है वो क्या करती है? जो भी भोजन अब तक पचा है, अमाशय से लेकर नीचे तक जो भी भोजन पचा है, उसमें से क्या कर लेगी? जो भी अपनी काम की चीजें हैं, जितना भी ग्लूकोज है, सब मटेरियल है, उन सभी का क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज वगैरह की बात कर रहा हूँ, पोषक तत्वों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, न कि मैं बात कर रहा हूँ जल के अवशोषण की। सिर्फ क्या करती है छोटी आंत? भोजन का अवशोषण करती है, ग्लूकोज का अवशोषण करती है, पाचन की प्रक्रिया करती है पूरी, और क्या करती है? अवशोषण का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि छोटी आंत के अंदर विलाई की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, विलाई पाई जाती है। और विलाई क्या करती है? भोजन के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। विलाई क्या करती है? ये रसांकुर बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? रसांकुर। यानी जो भी भोजन के अंदर रस है, जो भी ग्लूकोज है, उसको क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। कौन कर लेगी? छोटी आंत कर लेगी। ये बात होगी छोटी आंत की। और छोटी आंत के कौन से हिस्से में ज्यादा विलाई पाए जाते हैं? तो इलियम में पाए जाते हैं। और इलियम भाग जो होता है पाचन के लिए और अवशोषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये बात होगी कहाँ की? ये बात होगी छोटी आंत की। ठीक है, इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है और बारिश का मौसम है, तो आज के लिए इतने पढ़ेंगे। कल वाली क्लास के अंदर अपने पाचन तंत्र का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते